नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब गलती से बच्चे की शर्ट जल जाने पर बहू अपनी सास को बेल्ट से पीटने लगी। तभी पीछे से आई पुलिस वाली बेटी ने यह देखकर बहू का ऐसा बुरा हाल किया कि वह खड़ी खड़ी कांपने लगी। आखिर ऐसा क्या किया उस बेटी ने बहू के साथ? अरे ओ बुढ़िया, यहाँ पड़ी पड़ी मेरा मुंह क्या तक रही है? उठ यहाँ से और जाकर वहाँ बर्तन साफ कर। चौक में बर्तन पड़े हुए हैं, जा जाकर वहाँ साफ सफाई कर। क्योंकि तेरी महारानी बेटी तो यहाँ कुछ काम करने से रही, उसे तो पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाएगी ना तू। बहुत शौक चढ़ा है अपनी औलाद को पढ़ाने का, तो घर का सारा काम तू ही करेगी। अपनी सास वसुधा जी को धमकाती हुई उनकी बहू प्रिया बोली तो वसुधा जी अपनी खाट से उठने लगी और बोली, बहू, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने सब में साफ सफाई की थी, सारा घर साफ करके ही लेटी हूँ। इतनी ही देर में घर गंदा भी हो गया। और नहीं तो क्या, अब क्या तूने एक बार सफाई कर दी तो घर में कोई निकलेगा नहीं कि महारानी जी ने घर साफ किया है, तो सब एक ही जगह पर अपने पांव जमा लेंगे क्या? उठ यहाँ से और जाकर देख कि कितना गंदा पड़ा है। जब प्रिया ने फिर से अपनी सास को हड़काया तो वसुधा जी भी कराहती हुई अपनी खाट से उठी और उठकर बाहर चौक तक गईं। जाकर देखा तो चौक में सब ओर मिट्टी पड़ी हुई थी, पूरा घर गंदा हो गया था। यह सब देखकर वसुधा जी चौंकती हुई बोली, अरे, यह सब कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया था। सब में इतनी मिट्टी मिट्टी कहाँ से आ गई? आज तो हवा भी नहीं चल रही थी। सोचती हुई वसुधा जी बोली तो उनकी बहू टेढ़ा मेढ़ा मुंह करती हुई बोली, हवा नहीं चल रही तो क्या घर गंदा ही नहीं होगा? यह घर की साफ सफाई ही नहीं होगी? 2 मिनट में मुझे पूरा घर साफ चाहिए। तमाशा करवाने वाले काम मत करना। यह कहती हुई प्रिया वहां से चली गई। वसुधा जी झाड़ू लेकर घर साफ करने लगी। जैसे ही उन्होंने घर साफ किया कि थोड़ी ही देर में उनकी बहू ने उन्हें चाय के लिए आवाज लगा दी, ओ महारानी, आराम हो गया हो तो जरा एक कप चाय बना दो मेरे लिए। लेटे लेटे कभी थकती नहीं हो क्या? यहाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है और वह महारानी आराम से पड़ी हैं। जल्दी एक कप चाय बना कर ले आओ मेरे लिए। बहू ने जब 2-3 बार आवाज लगा दी तो वसुधा जी को उठकर जाना ही पड़ा। उन्होंने अपनी बहू के लिए चाय बनाई और उसे चाय देकर आई। फिर से लेट ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अब उनकी महारानी बहू तो बाहर जाकर देखने से रही, इसीलिए बेचारी खुद ही उठी और दरवाजे पर जाकर देखा कि उनके पोते स्कूल से आ चुके हैं। दादी को देखकर दोनों पोतों ने अपनी दादी को प्रणाम किया और घर के अंदर आए। अपने अपने बैग्स रखे, यूनिफॉर्म चेंज करने लगे, पर अपनी माँ से खाने के लिए कहा तो प्रिया बोली, बेटा, मैंने दादी को बोला था खाना बनाने के लिए, अभी तक उन्होंने बनाया नहीं क्या? बच्चे यूनिफॉर्म चेंज करने लगे। उतने में ही प्रिया नीचे आई और अपनी सास को आवाज़ लगाने लगी। किचन से वसुधा जी ने अपनी बहू को जवाब दिया, क्या हुआ बहू, क्यों आवाज़ लगा रही हो? तो किचन में अपनी सास को देखकर बहू को कुछ सुकून सा मिला और बोली, जल्दी से बच्चों के लिए खाना लगा दो, उन्हें बहुत भूख लगी है। और हाँ, मेरे लिए भी खाना लगा देना। वसुधा जी ने अपनी बहू के लिए और पोतों के लिए खाना बनाकर लगा दिया। बहू ने खाना खाया और आराम करने लगी। प्रिया का पूरे दिन का यही काम रहता था, कुछ करना ना धरना, बस इधर उधर घूम आई, इधर उधर कभी इसकी बुराई की, कभी उसकी बुराई उससे और उसकी बुराई उससे। अगर कुछ ना हुआ तो फ़ोन पर जहाँ तहाँ की बातें करने लग जाती, और अगर इतने से भी उसका दिल न भरता तो अपने पति से पैसे लेकर शॉपिंग करने चली जाती। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी कट रही थी। और वसुधा जी, जो कि अपने घर में बहुत अच्छे से रहा करती थीं, अब मजबूरी में अपनी बहू का कहा हुआ मान रही थीं।
ऐसा नहीं था कि उनका बेटा उन्हें कुछ समझता नहीं था, पर वह कुछ नहीं कहती थीं और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उनकी बहू उठा रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही, अब से लगभग 1 साल पहले, वसुधा जी के पति मोहन जी का देहांत हो गया था। अब क्योंकि मोहन जी भी अभी तक काम करते थे और पैसे कमाते थे, इसीलिए उनके जीते जी उनकी बहू का व्यवहार अपने सास ससुर और ननंद के प्रति ठीक ठाक ही था। सास ससुर की वह बहुत इज्जत किया करती थी और अपनी ननंद से भी उनके सामने कभी भी बदतमीजी नहीं की। लेकिन जब से मोहन के बाबूजी की मौत हुई, तब से उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मोहन बाबू की भी 13वीं हुई नहीं थी और तभी से वसुधा जी को प्रिया के व्यवहार में अंतर देखने को मिल गया। वहीं प्रिया, जो पहले अपनी सास को हाथों ही हाथों रखती थी, अब वहीं प्रिया अपनी सास से उनके हालचाल भी न पूछती, जबकि इस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें अपने बेटे और बहू की ही थी। लेकिन अपनी माँ को इस मुसीबत के समय में उनकी बेटी ने तो देखा ही, साथ ही उनके बेटे ने भी साथ दिया। बहू ने अपने हाथ झाड़ लिए, वह अलग बात थी। मोहन जी की मौत के बाद वसुधा जी की बेटी संगम ने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा और ऐसे ही राजू ने भी अपनी माँ को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी भी तरह से लाचार हैं। पिता की मौत के बाद राजू ने शुरू शुरू में अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपनी माँ को देना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी माँ को अपनी हर ज़रूरत के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन थोड़े ही समय बाद प्रिया ने इस बात को लेकर घर में बहुत कलेश मचाया और कहने लगी कि तुम्हें अपनी माँ को पैसे देने की भला क्या ज़रूरत है? अरे, मैं क्या पैसे लेकर कहीं और डालती हूँ? तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ के हाथ में रखते थे, तो तुम्हारा भी यही फ़र्ज़ बनता है ना कि तुम अपनी कमाई अपनी पत्नी यानी मेरे हाथों में रखो और किसी से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रिया ने जब इस बात को लेकर घर में कलेश किया, तो राजू ने उसे कई बार समझाया भी, लेकिन वह मानी ही नहीं। वसुधा जी को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने राजू को ही समझाया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, चाहे पैसे बहू के पास रहें, चाहे मेरे पास रहें, खर्च तो घर में ही होंगे ना। बहू कौन सा इन पैसों को लेकर कहीं और खर्च करने वाली है। कोई बात नहीं, अगर उसे ऐसा लगता है कि पैसे उसके पास रहने चाहिए, तो तू यह पैसे उसके हाथ में थमा देना। मुझे पैसों की भला क्या ही ज़रूरत है? और वैसे भी अब घर की सारी जिम्मेदारियां तो तुम दोनों को ही देखनी है, तो इसीलिए पैसे धेले का हिसाब किताब भी तुम लोग अपने पास ही रखो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब अपने ससुर की मौत के 6 महीने बाद ही प्रिया ने संगम की शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया। उसने राजू से कहा कि तुम्हारी बहन अब शादी के लायक है, तो तुम इसे पढ़ाने लिखाने की बजाय इसकी शादी कर करू के इस मामले को ख़त्म करो। और फिर कब तक तुम बस इतनी पढ़ाई लिखाई में पैसे बर्बाद करते रहोगे? अरे, हमारे बच्चे भी इतने छोटे नहीं रहे। अब भविष्य में उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उनके लिए दुनिया भर के खर्च होंगे। हर चीज़ का ठेका हमने ही थोड़ी ले रखा है। तब राजू ने प्रिया को मना कर दिया और कहा कि अभी तो उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसकी शादी करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और वैसे भी संगम के पिता का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ कर सके। वह चाहते थे कि उनके बेटे ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी भी अपनी पहचान बनाए, ताकि भविष्य में किन्हीं भी हालात का सामना वह अपने दम पर कर सके। इसीलिए वे अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। अपने पिता के सपने को सोचते हुए राजू ने प्रिया को मना कर दिया कि प्रिया, जब तक संगम का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं इसकी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन फिर भी प्रिया को इतनी सी बात समझ नहीं आई।
2 महीने बाद ही प्रिया की माँ उसके घर आई संगम के लिए रिश्ता लेकर। माँ राजू से कहने लगी कि राजू, लड़के में कोई खराबी नहीं है, बस एक पैर में बचपन में चोट लग गई थी जिसकी वजह से उसकी चाल में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह लंगड़ा है या कोई और बुराई है। उसके चलते वक्त ज़्यादा महसूस भी नहीं होता। सब कुछ बहुत अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। तुम्हारी बहन बाहर राज करेगी राज, और बहुत सुख से रहेगी। प्रिया तो बस उस रिश्ते के पीछे ही पड़ गई कि राजू, तुम एक बार रिश्ता देख क्यों नहीं लेते। राजू के मना करने पर उसने वसुधा जी से भी बात की। अब वसुधा जी भी न चाहते हुए भी अपनी बहू की खुशी के लिए एक बार लड़का देखने के लिए राजी हो गईं, और उन्होंने कहा भी कि प्रिया बेटा, तेरी खुशी के लिए, क्योंकि तू चाहती है, इसीलिए मैं एक बार लड़के को देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वह लड़का हमें पसंद नहीं आया तो इसके बाद हम कोई रिश्ता नहीं देखेंगे अभी, और जब तक संगम की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उसे शादी के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। इस बात पर प्रिया भी राजी हो गई कि कम से कम एक बार उस लड़के को देख लेना चाहिए। अब घर में सबकी रजामंदी हुई तो राजू और उसकी माँ, साथ में प्रिया भी, तीनों लड़के को देखने के लिए चले गए। इधर संगम, जो कि अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वह मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से अभी उसकी शादी ना हो, क्योंकि उसके अपने सपने थे। वह जीवन में कुछ करना चाहती थी और आखिरकार शादी तो अंत में करनी ही थी, पर वह चाहती थी कि शादी से पहले वह अपनी एक पहचान बनाए, कुछ करे जीवन में। यूं ही हमेशा अपने पिता और भाई या फिर पति पर बोझ बनकर न रहे। बस यही सोचकर वह पढ़ाई में बहुत मेहनत किया करती थी। इधर क्योंकि सब लोग लड़का देखने के लिए गए हुए थे और संगम घर पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। शाम तक सभी लोग जब घर वापस लौटे तो तीनों का मुंह बना हुआ था। वसुधा जी भी कुछ परेशान सी थीं और प्रिया का मुंह तो गुस्से से बिल्कुल फूला हुआ था। साथ ही राजू का भी यही हाल था। माहौल गर्म देखते हुए प्रिया से उस वक्त संगम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को जब सब ने खाना खा लिया तो उसके बाद संगम ने वसुधा जी से पूछना चाहा कि माँ, आखिर क्या बात हुई, भाभी भैया इतने गुस्से में क्यों थे। तब वसुधा जी ने संगम को बताया कि दरअसल वह लड़का एक पैर से लगभग लंगड़ा ही है। चलते वक्त वह इस तरह से चलता है कि देखने वाला कोई भी बता सके कि उसके पैर में कुछ खराबी है। और फिर सबसे बड़ी बात कि वे लोग नियत के अच्छे भी नहीं लगे। और यही बात प्रिया को समझाते हुए राजू की उससे बहस हो गई। जब राजू, प्रिया और वसुधा जी वहां पहुंचे तब ही लड़के को देखकर राजू का दिमाग खराब हो गया और वह बहुत गुस्सा हो गया। वापस लौटते वक्त उसने प्रिया से उसकी माँ से बात करने को कहा। वह प्रिया से कहने लगा कि प्रिया, घर जाकर अपनी माँ से बात करना। सासू माँ ने मेरी बहन के लिए ऐसा रिश्ता बताया भी कैसे? क्या खराबी है मेरी बहन में? देखने में इतनी सुंदर, सुशील, सबकी बातें मानने वाली, इतनी पढ़ी लिखी और इतनी संस्कारी है मेरी बहन। आखिर क्या सोचकर सासू माँ ने मेरी बहन के लिए यह लड़का बताया? मेरी बहन में क्या कमी है जो मैं उसकी शादी इस लड़के से करवाऊंगा? इन सब बातों के चलते प्रिया और राजू की बहुत बहस हुई। प्रिया कहने लगी कि इतना भी बुरा नहीं था लड़का, बस पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी घर बार, ज़मीन जायदाद सब कुछ बहुत बढ़िया है। एक तो मेरी माँ ने तुम्हारी बहन के लिए इतना अच्छा रिश्ता बताया, ऊपर से तुम मेरी ही माँ को बातें सुनाना चाहते हो। बस इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। प्रिया कहने लगी कि वह लड़का बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजू ने साफ साफ इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। और मैं भी प्रिया को समझाना चाह रही थी कि आखिर वह ऐसा सोच भी कैसे सकती है, लेकिन प्रिया तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में जो आ गया सो आ गया। अपनी बात को सबसे ऊपर रख कर वह हम दोनों को ही पागल समझने लगी और बस
ऐसे ही दोनों में बहस हो गई और इसीलिए दोनों घर में आते वक्त भी गुस्से में ही थे। मैं समझाने की कोशिश कर भी रही थी, पर फिर मुझे लगा कि बीच में ना बोलना ही बेहतर है। राजू जो भी कर रहा है सही तो कर रहा है। अगर वह हमारे बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? प्रिया तो चाहती है कि तुम्हारी शादी ऐसे ही किसी भी लड़के से अरे गहरे से कर दी जाए, पर तुम चिंता मत करना बेटा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में बहुत सोच कर चलता है, वह तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। बस यही सोचकर वसुधा जी ने अब प्रिया को साफ साफ मना कर दिया कि प्रिया, तुम्हें संगम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी शादी जब जहाँ होनी होगी तब वहाँ हो जाएगी। और हाँ, आगे से अपनी माँ को भी कह देना कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ना लेकर आए। यह सब बात सुनकर प्रिया का दिमाग और गर्म हो गया। एक तो वह वैसे ही चिड़चिड़ा बैठी थी, ऊपर से इन सब बातों के बाद तो वह संगम और वसुधा जी से और ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। उनकी हर बात जैसे उसे कांटे की तरह चुभती थी। उन दोनों को अपनी नज़रों के सामने देखना भी प्रिया को गवारा नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। अपने पति के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। समय बीतता रहा और थोड़े समय बाद प्रिया ने संगम को कॉलेज के एक लड़के के साथ देख लिया और प्रिया ने उन दोनों की साथ में फ़ोटोज़ खींचकर घर जाकर राजू को दिखाई और राजू को न जाने क्या क्या कह दिया। राजू ने फ़ोटोज़ देखकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और प्रिया से भी कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वह सिर्फ उसका दोस्त हो और कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि जानकारी हो ही जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्रिया। लेकिन आज इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत झगड़ा हो गया। प्रिया इस बात पर चुप होने को तैयार ही न थी और दुनिया भर की बातें संगम के खिलाफ बोलने लगी कि अब समझ आया क्यों तुम्हारी बहन शादी नहीं करना चाहती। उसे शादी के बाद यूं घूमने फिरने को नहीं मिलेगा ना, अपनी मनमर्जी चलाने को नहीं मिलेगी, इसीलिए शादी नहीं करना चाहती। हमारी छाती पर जिंदगी भर यूं ही मूंग दलती रहेगी। देखो राजू, साफ साफ कह देती हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन इतनी ही प्यारी हैं और तुम्हें मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं देती, तो मेरा इस घर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम रहो अपनी माँ और बहन के साथ, उन्हीं की बातें मानो। मैं इस घर में हूँ ही क्यों, मुझे तो यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए ना। फिर इसी तरह की बातें कहती हुई प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब संगम ने प्रिया को समझाने के इरादे से कहा कि भाभी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हम बस कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और आज हमारे साथ के एक लड़के का जन्मदिन था, तो सब लोग साथ में उसका जन्मदिन मनाने गए और हम दोनों उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे थे। शायद तभी आपने हमें देख लिया होगा। लेकिन प्रिया ने संगम की एक न सुनी और उल्टा उसे दुनिया भर की बातें सुनाने लगी। आज प्रिया ने संगम के साथ बहुत बदतमीजी की। इन सब बातों को देखते हुए संगम से भी यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह पूरी रात रोती रही। घर में हुए इतने बवाल को देखकर वसुधा जी को लगा कि संगम का अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, वरना इसकी भाभी इसे बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए वसुधा जी ने राजू से बात की और यह डिसाइड किया कि जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वह अपनी मौसी के पास उनके घर पर ही रहेगी। राजू को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए वसुधा जी ने संगम को अपनी बहन के यहाँ भेज दिया। बस तब से प्रिया वसुधा जी से ही सब काम करवाने लगी ताकि वह संगम को घर वापस बुला ले। लेकिन उन्होंने भी सोच लिया था कि अब संगम इस घर में तभी वापस आएगी जब वह जीवन में कुछ कर लेगी। प्रिया ने ही तो राजू को रोज तीसरे दिन झगड़ा कर करके अब संगम की फीस देने को भी मना किया। हालांकि राजू ने कभी अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचा, लेकिन घर के कलेश को देखते हुए खुद वसुधा जी ने ही राजू को मना कर दिया कि बेटा, वह अपनी पढ़ाई का खर्चा अपने आप खुद देख लेगी और वैसे भी तुम्हारा अपना भी परिवार है,
तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो। वसुधा जी अब अपनी बेटी की कामयाबी की दुआ मना रही थीं। बस, और राजू भी बस यही चाहता था कि किसी तरह से उसकी बहन कामयाब हो जाए, ताकि वह भी अपनी पत्नी का मुंह बंद कर सके। इसीलिए राजू ने भी अपनी बहन को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। ऐसे ही दिन बीतते रहे और वसुधा जी का जीवन भी ठीक ठाक कट ही रहा था, क्योंकि राजू के होते हुए प्रिया अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती थी और इसीलिए ना चाहते हुए भी अपनी सास को वह झेल रही थी और घर के कामों को दोनों सास बहू मिलकर निपटा दिया करती थीं। कि एक दिन जब राजू घर वापस लौटा तो वह हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आया था। आज राजू बहुत खुश था। राजू को इतना खुश देखकर वसुधा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बड़ा खुश है? कोई लॉटरी लग गई है क्या? क्या हुआ, हमें भी तो बता। क्या हुआ ऐसा जो आज मेरा बेटा इतना चहक रहा है? तो राजू ने खुशी से वसुधा जी के मुंह में मिठाई का पीस रख दिया और बोला, खुशी की ही बात है माँ, बहुत खुशी की बात है। आप सुनेंगी तो आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। दरअसल मेरे बॉस ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और अब से मेरी सैलरी भी पहले से और ज़्यादा होगी। तो आपको और प्रिया को किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के अपने बच्चों के साथ साथ संगम की भी पूरी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से उठा सकता हूँ। यह कहता हुआ राजू बहुत खुश हो रहा था कि तभी वहाँ प्रिया आ गई और राजू ने उसे भी यह खुशखबरी सुनाई। तो प्रिया पहले तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, यह तो बहुत अच्छा हुआ राजू, अब हमारी ज़िंदगी पहले से कुछ तो बेहतर होगी ना, वरना हर चीज़ को सोच सोच कर चलना पड़ता है। खैर, तुम्हारी भी कोई कमी नहीं है इसमें। आखिर तुम कितना करोगे इस घर में? इस घर में खाने वाले तो 50 हैं, पर करने वाला बस एक ही है। खर्च देखो, हर किसी के हाई फाई हैं। किसी का कॉलेज का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, आने जाने का किराए भाड़े का खर्चा, तो किसी की दवाइयों का खर्चा, किसी के ऑपरेशन का खर्चा। हम तो जिंदगी भर ऐसे खर्चे में ही दबे रहेंगे। पहले ही कहा था मैंने कि एक बोझ को तो अपने सर से हटाओ, लेकिन तुम भी मेरी सुनते ही नहीं। प्रिया को यह सब कहता हुआ सुना तो राजू बोला, क्या प्रिया, तुम फिर शुरू हो गई यार? इतना खुशी का माहौल है, अच्छे से एंजॉय करो और करने दो ना। क्यों फालतू की बातें लेकर बैठ गईं? जाने दो ना, यह सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। तो प्रिया बोली, हाँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बोल दो तो तुम्हारे तो तुरंत दर्द होने लगता है। प्रिया की यह बात सुनकर वसुधा जी बीच में बोलीं और कहा, तुम दोनों यह सब बातें छोड़ो और बताओ बेटा, तुम्हारे ऑफिस में तो सब लोग बहुत खुश होंगे। तुमने यह खुशखबरी अपनी बहन को दी या नहीं? तो राजू खुश होता हुआ बोला, हाँ माँ, सबसे पहले मैंने संगम को ही बताया था और वह तो यह सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने तो मेरे लिए गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिया। कहने लगी कि मेरा भाई शहर से दूर जाएगा तो मुझे याद रखने के लिए उसके पास कुछ तो होना ही चाहिए ना। यह सुनकर प्रिया और वसुधा जी दोनों ही चुप हो गईं और प्रिया ने कुछ चौंकते हुए पूछा, शहर से बाहर जाएगा मतलब? तब राजू बोला, अरे यार, मैं आप दोनों को बताना ही भूल गया। माँ, मेरे इस प्रमोशन के साथ साथ मुझे अब आप लोगों से दूर भी जाना होगा। मेरा प्रमोशन तो हुआ है, सैलरी भी बढ़ी है, लेकिन इसके लिए मुझे कंपनी की दूसरी ब्रांच में जाना होगा और वहाँ जाकर काम संभालना होगा, क्योंकि वहाँ काम संभालने के लिए कोई है नहीं। तो इसीलिए कंपनी का बॉस मुझे वहाँ भेजना चाहता है और इसके लिए मुझे अगले हफ्ते ही वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मेरे पास एक हफ्ते का समय है। यह सुनकर उन दोनों का ही चेहरा उतर गया। तब उन दोनों को उदास होता हुआ देख राजू ने दोनों को समझाया और कहा, माँ, प्रिया, आप दोनों परेशान मत होइए, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ। हमारी दूसरी ब्रांच भी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास ही है, तो मैं लगभग एक हफ्ते में या 15 दिन में आता जाता रहूँगा।
तो इसीलिए आप दोनों परेशान मत होइए। अपनी माँ को इतनी बात बताकर राजू अब अपने कमरे में चला गया। प्रिया बहुत उदास थी, लेकिन राजू ने उसे समझाया कि प्रिया, कई बार हमें अपनों की खुशी के लिए अपनों से दूर होना पड़ता है। और तुम तो जानती हो, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं ना। इन सब की जिम्मेदारियों के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे ना। और पैसे कमाने के लिए मुझे मेहनत भी करनी होगी, और फिर मुझे कंपनियां बहुत ठीक ठाक पैसे देंगी। इसीलिए मैंने भी मना नहीं किया और हामी भर दी। और तुम परेशान क्यों होती हो? मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे पास आ जाया करना। बच्चों को और माँ को भी मेरे पास घुमा ले आया करना। अब प्रिया को और अपनी माँ को उसने दोनों को समझाया, और अगले हफ्ते राजू अपनी नई नौकरी या कहे कि नए पद पर नए शहर में जाने के लिए तैयार था। इधर सब लोग खुश भी थे और उदास भी थे। खुशी इस बात की कि उनके बेटे को, उनके पति को प्रमोशन मिला था, उसका पद बढ़ गया था। लेकिन दुख इस बात का कि अब वह उनसे दूर जा रहा था और कितने कितने दिनों में वह उनसे मिलने आने वाला था। लेकिन आखिरकार भारी मन से उन्होंने राजू को विदा किया और राजू भी अपने नए शहर के लिए निकल पड़ा। लेकिन वसुधा जी के लिए असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। ऐसी मुसीबत जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। प्रिया, जो कि अब तक अपने मन की नफरत को, अपने अंदर भरे हुए उस गुबार को निकाल नहीं पाई थी, उसे बस इंतज़ार था तो सिर्फ एक मौके का, जो उसे अब मिल चुका था। वसुधा जी को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी बहू उनसे कितनी नफरत करती है। न सिर्फ उनसे बल्कि उनकी बेटी संगम से भी अब उसे कितनी चिढ़न है। अभी तक तो जैसे भी समय कटना था वैसे कट रहा था, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। इधर राजू जब से अपने शहर से दूर दूसरे शहर में नौकरी करने चला गया, तब से प्रिया को अपनी नफरत निकालने का, अपना गुस्सा बाहर निकालने का मौका मिल गया था। अब वह किसी भी बहाने से अपनी सास को अक्सर परेशान करती रहती, और अपनी सास को परेशान होता हुआ देख उसे सुकून मिलता था। और इसीलिए उसने छोटी छोटी चीज़ों से अपनी सास को तंग करना शुरू कर दिया था। जब से राजू घर से निकल गया था, तब से वह अपनी सास के ऊपर ही सारा काम छोड़ दिया करती थी और खुद किसी महारानी की तरह बिस्तर में बैठी बैठी ऑर्डर चलाती रहती थी, और बार बार वसुधा जी को बस इसी बात के ताने दिया करती कि जब बेटी से काम नहीं करवाया जाता तो खुद नौकरों की तरह लगी रहो। मैं ही क्यों सारा काम करूं? मैं भी तो तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। जब सारा काम बुढ़िया अकेले करेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। यही सोचकर प्रिया अपनी सास को हमेशा परेशान करती रहती थी। लेकिन वसुधा जी भी बस इंतजार कर रही थी वक्त के बदलने का, अपनी बेटी के नसीब के चमकने का, कि कब उनकी बेटी की मेहनत रंग लेकर आए और उनकी बेटी अपना नाम कमाए, ताकि उनकी बहू के पास फिर ताने के लिए कोई बात ना रह जाए। अभी तक प्रिया ने फिर भी एक हद सीमित रखी थी। वह अपनी सास से दुनिया भर के काम तो कराती और उनसे बदतमीजी से बात भी कर जाया करती थी, लेकिन अभी तक उसने ना ही तो अपनी सास से कभी गाली गलौज की और ना ही कभी अपनी सास पर हाथ उठाया था। और बस वसुधा जी के लिए अपनी बहू की यही आदत बहुत अच्छी थी, और वह इसी में सब्र किए जा रही थी कि चाहे जैसी भी हो, कम से कम मेरी बहू औरों से तो फिर भी अच्छी है। वह अपनी बहू की इसीलिए कभी किसी से बुराई भी नहीं करती थी, क्योंकि कहीं न कहीं वसुधा जी बहुत अच्छे से जानती थीं कि जैसे भी हो, आखिरकार उन्हें अपना समय बिताना तो अपनी बहू के साथ ही है, चाहे वह किसी से उसकी कितनी भी बुराई कर लें। आखिरकार खाना तो उन्हें घर में ही आकर खाना है ना। इसीलिए अपनी बहू की बुराई करने में ही भला क्या रखा है। बस यही सोचकर बड़ी चतुराई से अपनी सास को ताने भी देती और बातें भी सुनाती, लेकिन साथ ही यह एहसास करवाती कि मैं तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भला ही चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती करवा दी। मेरी माँ ने कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा था, लेकिन नहीं,
तुम लोगों ने तो हमारी बात गिरा दी और तुम्हारे रिश्ते को मना करके चले आए। अपनी बहू की इन सब बातों को सुनकर वसुधा जी को यही लगता था कि कहीं ना कहीं प्रिया को अपनी माँ की बेइज्जती का बहुत दुख हुआ है और इसी कारण वह अपनी सास से हमेशा नाराज ही रहती है और वह अपनी बहू की नाराजगी को जायज़ भी मानती थी और इसीलिए अभी तक उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। सोचती थी कि अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देखकर किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया को भी यह अच्छा नहीं लगा होगा और इसीलिए वह अपनी सास को दुनिया भर की बातें सुना दिया करती थी। यह तो अब बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई थी। और इधर संगम, जो कि पिछले काफ़ी समय से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, उसने अब और मेहनत की और सरकारी नौकरी के लिए अपना फॉर्म भर दिया। पढ़ाई में संगम वैसे भी बहुत होशियार थी। पहले भी कई बार वह रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश अभी तक वह नौकरी नहीं ले पाई थी और इसी कारण उसकी भाभी प्रिया उसे दुनिया भर की बातें कहती रहती थी। तो इस बार संगम ने सोच लिया था कि जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वह किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगी और नौकरी मिलने पर अपने पूरे परिवार को एक साथ सरप्राइज देगी। यही सोचकर संगम पूरी लगन से तैयारी में जुट गई और इधर राजू अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहने लगा था, क्योंकि जब से उसकी पोस्ट बढ़ी तब से उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं और ऊंची पोस्ट ऊंची जिम्मेदारियों के साथ साथ बड़ी बात थी उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसका मेहनत करना, क्योंकि सफलता पाने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो राजू भी बहुत मेहनत कर रहा था और बहुत कम ही वह अपने घर वापस आ पाता था। महीने में 1 या 2 बार ही अपने घर चक्कर लगा पाता था और उसे एक दिन के लिए प्रिया अपनी सास को खाट से उतरने भी न देती। बिस्तर में अपनी सास को खाना परोस कर देती, रात को सोने से पहले उनके पैर दबा देती और भी इतनी सेवा पानी करती कि राजू भी प्रिया को देख देख कर ही खुश होता रहता और यही कहता कि मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य के काम किए होंगे जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। प्रिया, तुमने मेरे पीछे से घर को कितना अच्छे से संभाल रखा है और उस ज़माने में ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो अपने परिवार के बारे में सोचें। आजकल तो सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे परिवार को पूरी तरह से अपना लिया और संगम भी सफल हो जाए तो हम उसकी शादी करवाकर गंगा नहाएं। राजू की बात सुनकर प्रिया राजू से कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। वैसे अगर तुम चाहो तो अपनी बहन की शादी करवा दो। ऐसा किस किताब में लिखा है कि शादी के बाद लड़कियां अपना नाम नहीं कमा सकती या नौकरी नहीं कर सकती? अगर इंसान चाहे तो सब कुछ संभव है। राजू समझ गया कि प्रिया फिर से वही राग अलापने लगेगी, इसीलिए उसकी बातों की अनदेखी करते हुए राजू बोला, प्रिया चलो, मुझे कल सुबह ही निकलना है, तुम भी आराम कर लो, सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए खाना भी बनाना है। वे दोनों ही आराम करने लगे, लेकिन प्रिया को यह बात खटक गई और अब वह अपनी सास को किसी भी तरह से संगम की शादी के लिए मनाना चाहती थी, जो कि उसके बस में नहीं था। इसीलिए राजू के घर से निकलते ही प्रिया ने अपनी सास पर रोज जोर डालना शुरू कर दिया। पहले तो फिर भी अपनी सास से बस घर के काम कराया करती थी, लेकिन अब तो सास को हर समय नौकरों की तरह काम पर लगे देखना उसकी खुशी का कारण बन गया था। अगर उसकी सास उसे लेटी हुई दिख जाती तो बस जैसे उसका खून जल जाता और गुस्से में दहाड़ पड़ती। कोई काम ना होता तो काम बढ़ा देती और फिर अपनी सास को वह काम करने के लिए कहती। इसी तरह से उसने आज किया। जब वसुधा जी घर साफ करके लेटी तो उसने सब में मिट्टी फैला दी और अपनी सास को जगाकर घर साफ करने के लिए कहने लगी। बच्चे आए तो बहस से अपनी सास को ही खाना बनाने के लिए कहा। अपनी सास को लेटे देख लेती तो कभी चाय तो कभी पानी के लिए आवाज देती रहती,
वसुधा जी भी अब इस बात से बहुत नाखुश थीं। आखिरकार उनकी भी उम्र हो रही थी। इतनी उम्र में हर समय काम में लगे रहना उनके लिए संभव नहीं था। इंसान को थोड़ा तो रेस्ट चाहिए ही होता है ना, थोड़ा तो आराम चाहिए ही ना इस शरीर को। ऐसे में प्रिया चाहती थी कि वह हर समय काम में ही लगी रहें, तो उनका नाराज होना भी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात थी। अब प्रिया ने जब अपनी सास को ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, तो वसुधा जी ने भी प्रिया के कामों को मना करना शुरू कर दिया। प्रिया, तुम्हें जो करना हो तुम वह कर सकती हो बेटा, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं हर समय यूं काम में लगे रहकर अपनी तबीयत खराब नहीं कर सकती। तुम तो जरा जरा से काम के लिए मुझे कहने लग जाती हो। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम मुझे बिस्तर से उठकर पानी की भी नहीं पूछोगी। ऐसे में हर समय काम में लगी रहूं, भला क्यों? थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो तुम्हारी भी बनती है ना। बस अपनी सास के इतनी बात सुनकर प्रिया का माथा ठनक गया और बोली, क्यों? मैं क्या किसी की नौकरानी हूँ जो हर समय काम में लगी रहूं? मैं इतने दिनों से तुम दोनों माँ बेटी को बना बना कर खिला रही थी। मुझे तो एक दिन ना कहा कि नहीं बहू रहने दो, इतनी सेवा पानी मत करो हमारी। अब 4 दिन के लिए काम क्या आकर पड़ा, सारी हेकड़ी निकल गई। अगर इतनी ही तबीयत खराब रहती है काम करने में, तो अपनी बेटी को क्यों नहीं बुला लेती? क्यों उसे महारानी को वहां ऐशो आराम करने के लिए वहां रहने भेज रखा है? वसुधा जी सब कुछ समझ तो रही थीं, बस कुछ कह नहीं सकती थीं। लेकिन अपनी बहू की यह हरकतें उनकी बर्दाश्त के बाहर थीं, तो इन सब का कोई हल न दिखने पर उन्हें चुप रहना ही बेहतर लगा। क्योंकि उनका बेटा बेचारा महीने में तो 1 या 2 दिन के लिए आता, उसमें भी उनकी बहू इतना अच्छा बनकर दिखाती, तो भला उनका बेटा उनकी बातों पर यकीन कैसे करेगा? यही सोचकर बस वसुधा जी ने अपने बेटे को भी कुछ नहीं बताया, और अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब तो वसुधा जी बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन लें और संगम अपने जीवन में कामयाब हो जाए, जिससे उनकी मेहनत सफल हो। धीरे धीरे दिन बढ़ने के साथ अब प्रिया का अत्याचार भी बढ़ने लगा था, और एक दिन प्रिया अपनी सास से न सिर्फ बदतमीजी से बात करने लगी, बल्कि आज पहली बार गुस्से में प्रिया बात करने की हद भूल गई, और अपनी सास को प्रिया ने दुनिया भर की गालियां सुनाईं, जो सुनकर वसुधा जी स्तब्ध रह गईं। और आज वसुधा जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनकी बहू चाहे जैसी भी थी, लेकिन उन्हें प्रिया से इस व्यवहार की उम्मीद कभी नहीं की थी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहू उनके साथ इतनी बदतमीजी कर जाएगी। लेकिन आज प्रिया का रूप देखकर उन्हें यह भी समझ आ गया था कि अगर अब भी इसका कोई उपाय ना ढूंढा गया, तो प्रिया किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन बेचारी मजबूर थीं, कुछ कर नहीं सकती थीं। परेशान होकर बस रोती रहीं। फिर खुद को समझाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जल्दी ही कुछ कीजिए और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए, सब कुछ सही कर दीजिए। और आज तो जैसे भगवान भी उनकी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। अगली ही सुबह प्रिया ने अपनी सास को बच्चों के कपड़ों पर प्रेस करने के लिए कहा। वसुधा जी, जो कि बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थीं, उन्होंने प्रिया से कहा कि बहू, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, बच्चों के कपड़ों पर तुम प्रेस कर दो। लेकिन प्रिया ने बाथरूम में घुसते हुए कहा कि मैं तैयार हो रही हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, चुपचाप अपना काम करो और मुझ पर ऑर्डर मत चलाओ। इतना कहकर प्रिया तो बाथरूम में चली गई। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में वसुधा जी क्या क्या करती। उन्होंने किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने रख दिया और खुद उनके कपड़ों पर प्रेस करने के लिए चली गईं। थोड़ी ही देर में किचन से सीटी की आवाज़ आई। थोड़ी देर जब लगातार सीटी की आवाज़ आती रही, तो देखने के लिए वसुधा जी किचन में गईं कि तभी जाती हुई वसुधा जी का हाथ लगने से प्रेस नीचे गिर गई, और यह देखे बिना ही वह वहां से जल्दी जल्दी में चली गईं। लेकिन गलती से वह प्रेस नीचे गिर गया और उनके पोते की यूनिफॉर्म वहीं जल गई। किचन में खाना देखकर जैसे ही वसुधा जी वापस लौटी, तो देखा कि वहीं पर सीधी रखी हुई प्रेस और शर्ट से धुआं उठ रहा था।
यह देखकर वसुधा जी घबरा गईं और जल्दी से उन्होंने प्लग निकाला। लेकिन इतनी ही देर में वहां उनकी बहू भी आ गई और जैसे ही प्रिया ने शर्ट में इतना बड़ा छेद देखा तो प्रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और प्रिया गुस्से से तमतमाती हुई अपनी सास के पास आई और बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ अपनी सास के गाल पर लगाया, जिससे बेचारी वसुधा जी नीचे गिर पड़ी। लेकिन यह वाक्य उनके लिए इतना चौंकाने वाला था कि वसुधा जी को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बहू ने उन पर हाथ उठाया है। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वसुधा जी एकटक अपनी बहू को देखे जा रही थी कि प्रिया ने गुस्से में अपनी सास से बाल पकड़े और अपनी सास को उठाती हुई बोली, मेरा मुंह क्या तक रही है? उठ बुढ़िया उठ। इसके पैसे क्या तेरा मरा हुआ पति देगा? हराम का खाने को मिल रहा है तो हमारे सर पर चढ़कर नाच रही हैं माँ बेटी दोनों। दोनों को कुछ करना तो पड़ता नहीं है, इसीलिए इतना सिर पर चढ़ गई हो। दोनों की दोनों उठ यहाँ से। आज तुझे मैं बताती हूँ कितना नुकसान कर दिया तूने। इस नुकसान की भरपाई तो मैं तुझसे ही करवाऊंगी। बालों के बल अपनी सास को उसने पकड़कर उठाया और प्रिया ने कमरे से बाहर उन्हें धक्का देकर मारा। प्रिया आज अपनी सास को गुस्से से बस पीटे जा रही थी। प्रिया ने आओ देखा न ताओ और वहीं पर रखी राजू की बेल्ट लेकर अपनी सास को पीटने लगी। बुढ़िया, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आज देख, इस बेल्ट से तेरी खाल उधेड़ दूंगी। और उधर वसुधा जी रोती हुई हाथ जोड़कर अपनी बहू के आगे रहम की भीख मांग रही थीं। नहीं बहू, मुझसे गलती हो गई। जल्दबाजी के चक्कर में मुझसे यह गलती हुई। मुझे माफ़ कर दो बहू। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन प्रिया को उन पर ज़रा भी रहम नहीं आया और वह उन्हें पीटने लगी। लेकिन जैसे ही प्रिया ने वसुधा जी को बेल्ट से मारने की कोशिश की कि इतनी ही देर में पीछे से किसी ने प्रिया के हाथ को और उसके हाथ में लगी हुई बेल्ट को पकड़कर खींच दिया। लेकिन गुस्से में जैसे ही प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी ननंद पुलिस की वर्दी में खड़ी हुई थी और उसके पीछे प्रिया का पति राजू खड़ा हुआ था, जो कि यह सब देखकर बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या सचमुच उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है? लेकिन यह सच था और राजू को ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करना पड़ा। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर संगम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और अपनी भाभी के हाथ से वह बेल्ट खींचकर संगम ने अपने हाथ में ली और गुस्से में अपनी भाभी को उसी बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? आज तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी। इतना कहकर संगम ने इस बेल्ट से प्रिया को पीटना शुरू कर दिया और राजू ने आगे बढ़कर अपनी माँ को उठाया और उनके आंसू पोंछे। लेकिन संगम इतने गुस्से में थी कि अगर उसे ना रोका जाए तो शायद वह आज प्रिया को जान से ख़त्म कर देती। प्रिया अब मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी। मुझे छोड़ दो संगम, यह तुम क्या कर रही हो? राजू मुझे बचाइए, आपकी बहन पागल हो गई है, मुझे मार ही डालेगी आज यह सब कहती हुई प्रिया मदद के लिए चिल्लाने लगी तो संगम बोली, क्यों, मेरी माँ भी तो तेरे आगे ऐसे ही चिल्ला रही होंगी ना? तुझे उन पर तरस आया क्या? नहीं ना? तो अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तेरा वह हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। आज तक मैंने तुझे अपनी भाभी नहीं, भाभी माँ का दर्जा दिया था, लेकिन तू मेरी भाभी माँ तो दूर, तू तो मेरे परिवार का हिस्सा भी नहीं हो सकती। मेरी केवल एक माँ है और वो है मेरी माँ। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की इजाज़त किसी को नहीं देती, तुझे भी नहीं। इतना कहती हुई संगम गुस्से में प्रिया को पीटती रही और आज संगम को शायद कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन इतनी ही देर में
संगम के छोटे छोटे भतीजे वहां दौड़ते हुए आए और अपनी माँ के ऊपर लेट गए। मम्मी को मत मारो। आप मम्मी को क्यों मार रही हो बुआ? मम्मी ने क्या किया है जो आप उन्हें ऐसे मार रही हो? संगम, जिसका गुस्सा कोई शांत नहीं करवा सकता था, उन मासूम बच्चों की मासूमियत ने उसे शांत कर दिया। और इस वक्त संगम ने अपने हाथ रोक लिए और गुस्से में कहती हुई बोली, शुक्र मना अपने बच्चों का। अगर आज ये बच्चे नहीं आते ना, तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। तूने मेरी माँ के साथ जो किया है ना, उसकी सज़ा तो इससे भी बुरी होनी चाहिए। लेकिन शायद तुझे इतनी आसान सज़ा नहीं मिलेगी। भगवान ने तुझे भी बेटे दिए हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि तूने मेरी माँ के साथ जो किया है, भविष्य में तू भी अपने कर्मों की ऐसी ही सज़ा भुगते। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वरना मैं अपनी माँ को यहाँ कभी नहीं छोड़ती। संगम ने अपनी माँ को उठाया तो राजू आंखों में आंसू लिए प्रिया के पास आया और बोला, आखिर क्या कमी रखी थी मैंने जो तुमने यह सब किया? आज तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है प्रिया। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कहाँ कमी की। मैंने तो अपनी औकात से ज़्यादा तुम्हें देने की कोशिश की, दिन रात मेहनत की, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहा, हर खुशी से दूर रहा, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रख सकूं। अपनी माँ और अपनी बहन को मैंने कोई महारानियों वाली ज़िंदगी नहीं दी, बस 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा मात्र दिया है। क्या यह भी मेरा उन पर कोई एहसान है? नहीं प्रिया, मैं जो आज तुम्हारे आगे इतना बड़ा इंसान खड़ा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, यह सब कुछ तो मेरे माँ बाप की ही बदौलत है ना। जिस घर में तुम रह रही हो, वह भी तो मेरे पापा की ही बदौलत है ना। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, लेकिन तुमने तुमने आज मेरी ही माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया। मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी प्रिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगी। रोते हुए राजू को देखकर प्रिया ने उसे चुप होने को कहा और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए राजू, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले वह कुछ और कहती, राजू गुस्से में चीखता हुआ बोला, लेकिन क्या प्रिया? लेकिन क्या तुम्हें लगा? तुम्हें लगा कि तुम जो चाहो कर सकती हो और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा? यही ना, यही सोचकर तुमने मेरी माँ के साथ यह सब किया। अरे एक बार तो सोचा होता कि वह माँ है मेरी। मैंने तुम्हारे माँ बाप का इतना सम्मान किया, उनकी इतनी इज्जत की। क्या तुम बदले में मेरी माँ को इज्जत भी नहीं दे सकती थी? शर्म आती है मुझे अपने आप पर। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने परिवार तक को नहीं संभाल पाया। कैसा लड़का हूँ मैं किसी लायक नहीं हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ मैं। यह सब कहता हुआ राजू अपना सर पीट पीट कर बस रोए जा रहा था। लेकिन राजू को यूं रोता हुआ देखकर प्रिया को वास्तव में अपनी गलती का एहसास हुआ और वह राजू से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए राजू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन राजू के लिए अब शायद उसे माफ़ कर पाना इतना आसान नहीं था। राजू ने उसे कुछ न कहा और अपने आंसू पोंछता हुआ अपनी माँ और अपनी बहन को साथ लेकर कमरे में चला गया और जाकर तीनों ऐसे ही सो गए। अगली सुबह प्रिया उठी। उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। अपनी सास के कमरे में उनके लिए चाय नाश्ता लेकर पहुंची और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। लेकिन ना ही तो संगम ने उससे बात की और ना ही राजू और वसुधा जी ने। तीनों उसकी बातों को अनसुना करते रहे और राजू तैयार होकर वहाँ से निकल गया। घंटे 1.5 घंटे में राजू जब वापस आया तो उसने प्रिया के सामने तलाक के कागज़ फेंक दिए और बोला, तुम चाहो तो अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा सकती हो प्रिया। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। और हाँ, मैं अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, इसलिए इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। यह सुनते ही प्रिया के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। प्रिया वहीं खड़ी की खड़ी रह गई और आंखों में आंसू भर लाई और रोती हुई बोली, राजू,
यह आप क्या कह रहे हैं? आपके बिना मैं अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती और आप मुझे खुद से दूर करने की बात कह रहे हैं। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। राजू, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैंने जो गलती की है, उसकी आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें मुझे मंजूर है। मैं ज़िंदगी भर के लिए आपकी माँ और आपकी बहन की नौकरानी बनकर रहने को तैयार हूँ। मैं इन दोनों को कभी कुछ नहीं कहूँगी। जीवन भर इन लोगों की गुलामी करूँगी। पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। प्रिया की यह सब बातें सुनकर गुस्से में राजू चिल्लाया, अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी अपनी माँ और अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता। क्या तुम्हें इतनी सी बात इतने वर्षों में समझ नहीं आई? आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? अरे तब कहाँ थी तुम जब तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया? मैं तुम्हें इतनी आसानी से कतई माफ़ नहीं करूँगा प्रिया। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, बस। इतना कहकर राजू घर से निकल गया और प्रिया रोती रही, अपनी सास से माफ़ी मांगती रही। वसुधा जी ने प्रिया को माफ़ तो नहीं किया, लेकिन अपने बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए उन्होंने राजू को समझाया कि वह प्रिया को अपने लिए या अपनी माँ के लिए और अपनी बहन के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक और मौका दे, क्योंकि बच्चों के लिए माँ या बाप में से किसी भी एक को चुनना इतना आसान नहीं होता और ऐसे में उनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वसुधा जी ने अपने बेटे को समझाया तो राजू भी समझ गया और उसने अपनी माँ के कहने पर केवल अपने बच्चों के भविष्य की खातिर अपनी पत्नी को एक और मौका देने का सोचा, लेकिन साथ ही उसे सख्त हिदायत भी दी कि अगर भविष्य में उसने कभी भी ऐसी कोई भी गलती की तो वह उसे जीवन भर के लिए हर रिश्ता उससे ख़त्म कर देगा। प्रिया के लिए यह बात बहुत मायने रखती थी और इसीलिए प्रिया ने अपने मन का सारा जहर वहीं मिटा दिया और अब वह सच्चे मन से सबको अपना मानकर प्यार से रहने लगी और इसी उम्मीद में सबका ख्याल रखती कि आज नहीं तो कल शायद सब लोग उसे माफ़ कर देंगे। और ऐसे ही अब वह घर में रहने लगी। अब वसुधा जी को उस घर में नौकरानी नहीं बल्कि रानी की हैसियत से रखा गया था और संगम भी किसी का जोर ज़बरदस्ती उस पर नहीं थी। अब सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल पर जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।